हेलो बच्चों। चलो फिर आ जाओ वापस। आज स्टार्ट हम करते हैं एक नया चैप्टर अपना मैट्रिसेस। और इसी के आगे भी है वैसे तो डिटर्मिनेंट भी है, बट अभी फिलहाल मैट्रिसेस को शुरू करने वाले। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। अब हमारे पास अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 3 है, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम बेसिक मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व भी करेंगे। चलो फिर बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए हम लोग अपना लेक्चर नंबर 1 फॉर मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें भी वही चीजें हैं हमारे पास। पहले हम कुछ बेसिक पैटर्न पे चलेंगे अपने जो चल रहे हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ चीजें जो जो हमारे पास जरूरी हैं, जो हमें जाननी चाहिए, उनके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। देन उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में हम लोग पहले आज एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी के ही सवाल, उन्हीं को हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले कुछ इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्या होता है मैट्रिसेस, कैसे ये काम करता है, क्या ये चीजें हैं, क्यों ये हमारे लिए है, आखिर मैथ में इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी, इन्हीं चीजों के बारे में। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है भाई मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप कुछ नंबर्स को रोज एंड कॉलम में लिखते हैं। रोज एंड कॉलम में आपने लिखा, वही आपका बस मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, हम जनरली इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, मुझे इसको लिखना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कुछ मैं रोज में नंबर्स को लिख दूंगा, जैसे 2 3 4, और फिर कुछ मैं नीचे कॉलम्स में लिख दूंगा। जैसे ये 2 के नीचे मैंने लिख दिया 4, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया मैंने 9। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स हो गया। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, आपको हमेशा सारे नंबर्स को इसी बिग ब्रैकेट वाले बॉक्स में ही लिखना है। अगर बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो फिर वो मैट्रिक्स नहीं माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये मेरा हो गया पहला एलिमेंट, ये वाला जो है ये मेरे पास हो गया इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला हो गया इसका सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट। अब इनको इस तरीके से हम नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। तो इनको कुछ नाम वगैरह दे देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला वाला है इसको रो बोलते हैं। ये रो हो गई, पूरी की पूरी एक रो हमारे पास आ गई। उसके जस्ट नीचे ये रो 1 हो गया, उसके जस्ट नीचे कौन सा होगा, रो 2 हो जाएगा। इसको हम रो 2 बोलेंगे। और जो कॉलम वाइज है यानी वर्टिकल में है, इनको आप कॉलम बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल में है उनको आप रोज बोलते हैं। तो ये वाला हो गया हमारे पास कॉलम 1, C1 लिख देते हैं। ये वाला हो गया हमारे पास C2, ये वाला हो गया हमारे पास कॉलम थर्ड। तो आपने बस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया है, रेक्टेंगुलर अरे बना के रखा है जिसमें कुछ रोज बनाई है, कुछ कॉलम बनाई है। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मेनली हमारे लिए कब काम आता है भी, जब आपको लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व करना रहता है तब हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं। मैट्रिसेस का यूज, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे रखा है, लेट अस सपोज ये इक्वेशन हमारे पास दिया है 3x + 2y, और इधर दे दिया इज इक्वल टू मान लीजिए 4 है, और 9x + 7y इज इक्वल टू 10 है। तब आप इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे। किस तरीके से होंगे, लिखेंगे आप इसको, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिख दीजिए, फिर इधर 2 है तो 2 लिख दीजिए, 9 है, 7 है। ये बन गई आपके पास नंबर्स की मैट्रिक्स। जो भी आपके पास कोफिशिएंट है सबसे पहले आप उनको लिख देंगे। फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है, एक्स है और वाई है। और फिर उसके बाद क्या है आपके पास, एक इधर 4 और 10 है। आगे इनको लिखना हम सीखेंगे, बट अभी के लिए हमारे पास यही मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। ठीक है, आप हमेशा मैट्रिक्स को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। ब्रैकेट थोड़े से आप सही से बनाइएगा। ये एकदम स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट जैसे आप यूज करते हैं जस्ट वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इनका एक नोटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन करने का इनका अपना अलग तरीका रहता है। अब वो तरीका क्या है भाई, जो पहला एलिमेंट है उसको आप क्या कहेंगे। जैसे हमारा पहला एलिमेंट, इसी मैट्रिक्स को हम देखते हैं, इसमें हमारे पास लिखा था 2। तो ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहला वाला जो इंडेक्स होगा वो हमारा रोज को बताएगा, दूसरा वाला जो इंडेक्स होगा वो हमारा कॉलम को बताएगा। दूसरा वाला क्या है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रोज का पहले लिखा जाएगा, फिर कॉलम वाला नंबर लिखा जाता है। इधर हो गया हमारे पास A1 3, 4 जो हो गया हमारे पास A1 3 हो गया।
इधर क्या हो गया, ये वाला हो गया दूसरी रो का स्टार्टिंग है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 हो गया। फिर उसके बाद ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ए 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से आप इनके एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट हम इसको नाम नहीं देते हैं, A11 A12 A21 इस तरीके के नाम से हम इनको बुलाते हैं। इन जनरल इसको कैसे लिख दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे आपके पास रोज हो गई, रोज की संख्या कितनी है, 2 है, और कॉलम इस मैट्रिक्स में कितने हैं, 3 कॉलम है। तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने ऑर्डर का है। तो पहले रोज को लिखा जाता है 2 क्रॉस, और फिर कॉलम को लिखिए 2 क्रॉस 3। इसको हम जनरल नोटेशन में m क्रॉस n से लिख देते हैं, ठीक है। वेयर m जो रहेगा वो हमारा नंबर ऑफ रोज रहेगा और n जो रहेगा वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। तो इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए कि मुझे मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख दूंगा, मैं जस्ट ऐसे लिख दूंगा ए आई जे, और ये आई और जे हमारे इंडेक्स हो गए, तो ये वेरी करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन, और जे की वैल्यू भी 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे करके जा सकता है। अभी जितने बाई जितने ऑर्डर के हमारे पास मैट्रिसेस होंगे, यहाँ पर ऑर्डर होता है m क्रॉस n, m रोज हो जाती हैं और n हमारा कॉलम होता है। m यहाँ पर क्या है भाई, m है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है, ये होता है रोज, रोज मतलब रो वाला रोज, ठीक, रोज हो गई, और n जो हो गया हमारे पास ये हो गया कॉलम, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। आई और जे की वैल्यूज कहां से कहां तक रन कर सकती हैं, तो आई जो हो गया हमारे पास वो हमारा 0 से बड़ा रहेगा, इन जनरल 0 हम नहीं लिखते हैं तो 1 लिख देते हैं, तो 0 से बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा किससे, देखो आई क्या है, पहला वाला इंडेक्स है, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तीनों में फर्स्ट है, पहली वाली रो में सबके लिए 1 1 1, सेकंड वाले में रो में सबके लिए 2 2 2, तो यानी ये वाला वैल्यूज हमारा रोज को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला वाला रोज होना चाहिए, तो जितनी भी रोज होंगी यानी एम से कम या उसके बराबर हो सकता है, एम तक जाएगा ही जाएगा। और वहीं पर जे हमारा कहाँ से, 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो जे है वो लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट नोटेशन हो जाता है हमारे पास उस मैट्रिक्स का जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट नोटेशन का मतलब ये सिर्फ इतना ही आप लिखोगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए आई जे और m क्रॉस m। इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये यहाँ पर जो लिखा जाता है इसको हम कहते हैं ऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मेनली हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्डर मल्टीप्लाई करते समय इनका ऑर्डर काफी मायने रखता है, ऐड करते समय इनका ऑर्डर मायने रखता है, तो ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस तरीके से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके का नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। चलिए फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम आ जाते हैं, मैट्रिक्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। अब भाई एकदम नया अलजेब्रा है आपके पास, नया अलजेब्रा इन द सेंस आप नई चीजों को ऐड करना सीखेंगे, नई चीजों को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, नई चीजों को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, तो उसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब कुछ चीजें मतलब कि आखिर इस तरह का जो मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा है, या तुम जो नया नंबर सिस्टम एक तरह से नई चीजें ही सीख रहे हो ऐड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, तो इसमें किसको 0 बोलेंगे, इसका 5 कैसा दिखेगा, इसका 10 कैसा दिखेगा, इसमें और बाकी नंबर्स कैसे दिखेंगे। दरअसल ये एक तरह से आप ऐसा समझिए कि जो आप नंबर 1 2 3 ऐड सेपरेट करते हैं, ये आपका 1 डायमेंशन में चलता है। फिर आप वेक्टर्स पढ़ते हो, वेक्टर्स आपका 2 डायमेंशन में चलता है। फिर हायर डायमेंशन की अगर उससे बात करते हो, 3 डायमेंशन में आते हो, तो फिर 4 डायमेंशन पे चलते हो। मैथमेटिक्स तो आपको सबका सोल्यूशन देगा, तो ये उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन है। आपको अभी बेसिक एकदम पढ़ाया जाएगा, यानी जस्ट 3x3 के मैट्रिक्स से काम हो जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन वर्ड होता है, तो ज्यादातर 3x3 की प्रॉब्लम्स हमारी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो मैट्रिक्स उसी के लिए हमें पढ़ाया जाता है, हमें उसी के लिए में सिखाया जाता है, ताकि आप हायर मैथमेटिक्स में जाइए, कई डायमेंशन की चीजें सॉल्व करिए। आप 2 वेरिएबल्स में आसान चीजें होती हैं, 3 वेरिएबल्स में पहुंचिए, 4 वेरिएबल्स में पहुंचिए, इस तरह की चीजों को सिंप्लीफाई करते जाइए। उसका एक आसान सा तरीका है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है।
चलिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम आ जाते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो पहला वाला टाइप है हमारे पास, फर्स्ट टाइप मैट्रिक्स का है, वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। किसको हम बोलते हैं भाई? रो मैट्रिक्स। पहला हमारे पास है रो मैट्रिक्स। किसको कहेंगे रो मैट्रिक्स? तो अगर मान लीजिए कि हमारे मैट्रिक्स में केवल एक रो ही प्रेजेंट है, ओनली वन रो, अगर केवल एक ही रो प्रेजेंट है, ओनली वन रो प्रेजेंट है, ओनली वन रो, then the matrix is said to be, then the matrix is said to be रो मैट्रिक्स। तब हम इसको कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एक सेकंड रुक जाइए, मान लीजिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं तो ठीक रहेगा हमारे लिए। देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ऊपर की लाइन भी आ गई, इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एक मैं भी इससे लाइन खींच देता हूं ताकि हम उधर का पेज भी इस्तेमाल कर सकें। चलिए अब इसको रो मैट्रिक्स को आप लिखेंगे कैसे? तो नोटेशन आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक रो मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक ही रो रहेगी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है एन, एम की वैल्यू जो है वो वन रहेगी। तो हम इसमें एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? ए वन जे करके लिख देंगे, वेयर ऑर्डर हमारा हो जाएगा वन क्रॉस एम क्रॉस एन का होता है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। एक सेकेंड हट जाओ भाई, एन आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैट्रिक्स का, दैट इज, एक कोई मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें डायरेक्ट लिखा है 2 4 5। तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, यानी m की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो एक रो है, और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो ये एक मैट एग्जाम्पल हो गया। तो वहां पर 3 कॉलम की जगह 2 कॉलम हो सकते हैं, 2 कॉलम की जगह 5 कॉलम हो सकते हैं, वर्टिकल में कई सारे आ सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में फिक्स है, केवल एक ही रो रहेगी। तो उस मैट्रिक्स को आप बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे अभी आपने पढ़ा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होनी है, वैसे ही अगर कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास है तो कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट एक कॉलम होगा। इन जनरल ये सब वेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे रो मैट्रिक्स की, क्या बात, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो फिजिकली ये केवल एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे वेक्टर में आप लिख सकते हो i+2j+3k, तो ये सेम वैसे ही है 2i+4j+5k। इसी को मैं एक रो मैट्रिक्स से लिखता हूँ। सेम इसी चीज को मैं कॉलम से लिख सकता हूँ। रोज और कॉलम में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करने चलते हैं तो आपको किस तरीके का कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला, सिर्फ उसमें मदद करता है। ठीक, चलिए। तो अगर मान लीजिए कि हमारी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, तो ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम है, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। चलिए, जहां आपको देखने में प्रॉब्लम होगी मैं शिफ्ट हो जाया करूंगा, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होगी। चलिए, कॉलम मैट्रिक्स को अगर आपको लिखना है तो कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल में अगर मैं लिखूं, तो मान लीजिए मुझे एक एग्जांपल लिखना है, इसी मैट्रिक्स को मुझे कॉलम में लिखना है, तो मैं 2 4 5 इस तरीके से लिखूंगा। अगर आप इसका ऑर्डर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ऑर्डर मुझे मिल रहा है 3 रोज है भाई, 1 2 3 इसकी रोज हैं, और कॉलम के, इसमें कॉलम कितने हैं? तो कॉलम हमारे पास आ रहा है एक कॉलम, तो 3x1 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसमें आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा एक ही कॉलम होना चाहिए, तभी इसको आप क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अगर एक ही कॉलम है, यानी कुछ वैल्यूज आप यहाँ पर डायरेक्ट अब समझ सकते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ए लिखेंगे, ए के अंदर ये एलिमेंट्स हो गए। इन एलिमेंट्स के बाद खास बात क्या है कि रोज तो कितनी भी हो सकती हैं, यानी आई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जे मेरा फिक्स है। जे कितना हो गया? 1। तो ए आई जे, और ऑर्डर क्या हो जाएगा?
तो रोज तो वैसे भी कुछ भी हो सकती हैं, यानी m कुछ भी हो सकता है, लेकिन n की जगह हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हमारे यूजफुल मैट्रिक्स जो है सबसे ज्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के अंदर आप चले जाएंगे, तो बस धीरे धीरे एंटर करते जाइए, एक एक चीज को अरेंज करते जाएंगे तो आगे की सारी मैट्रिसेस भी हमें मिलती चली जाएंगी। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको हम कहते हैं, तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी कितने हॉरिजॉन्टल वाले वो लाइंस हैं और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाए, भाई स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है, तो सेम वैसे ही इसमें रोज एंड कॉलम है, तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स मेरी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इफ अ मैट्रिक्स हैज equal number of rows and equal number of column, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे बराबर हो जाते हैं तो ये जो मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी कहलाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। 3 इसमें रोज हैं, इसमें 3 हमारे पास क्या है, रोज हैं, और 3 इसमें क्या है, कॉलम भी हैं, तो 3 रोज और 3 कॉलम, ये मिला के एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। मान लीजिए एक मैं कोई और एग्जांपल लिख देता हूं, 4 7 9 11, इसमें भी हमारे पास वही है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x2। इसको इनटू मत पढ़िएगा, ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। अब दरअसल कुछ रिलेशन फंक्शंस पीछे पढ़े थे, तो जस्ट वही इमेज प्री इमेज वाला खेल थोड़ा सा इसमें भी इंट्रोड्यूस्ड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, वहां का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं रहेगा, नाम कहीं नहीं आने वाला है, चीजें आपको ऊपर ऊपर से पढ़नी है, उतना अंदर नहीं जाना है। तो 2x2 हम इसको पढ़ सकते हैं, या 2x2 का ऑर्डर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा कैसे जाएगा इसका डेफिनेशन, तो ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें से ए आई और जे होंगे, ए आई और जे होंगे। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि आई और जे दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर हमारा m क्रॉस m का रहेगा, यानी आई की भी वैल्यू और जे की भी वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमारे पास उतनी ही रहेंगी। तो 0 से बड़ा आई भी हो सकता है, 0 से बड़ा जे भी हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ m तक जाएंगे। m ही दोनों मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं, m से ज्यादा किसी की वैल्यू नहीं आएगी, ना m से कम रहेगी। इसका मतलब पहले आप इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हो, देखो पहले m को चेंज करेंगे तो 1 1, फिर a 1 2 a 1 3, m तक जाएंगे, कहाँ तक, डॉट 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 a 1 m तक जाएंगे। ऐसे सेम दूसरे रो का शुरू होगा 2 1 a 2 2 a 2 3 डॉट 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 a 2 m, फिर उसके बाद आप ऐसे ही A3 1 का शुरू होगा, A3 2 जाएगा, एंड सो ऑन, एंड ऐसे ही करके आप नीचे की तरफ इसमें बढ़ते चले जाएंगे, और लास्ट वाला जो आएगा AM1 आएगा, फिर AM2 आएगा, AM3 आएगा, एंड सो ऑन, लास्ट वाला AMM आएगा। तो जो मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी वो m क्रॉस m की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब ये लिखा इतना ज्यादा है क्योंकि वो अपने इनफाइनाइट टर्म्स को इंक्लूड किया यहाँ पर, इस वजह से वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज इसमें कोई वो नहीं है, ये जस्ट सिंपल सी वही चीज लिखी है जो अभी आपने ऊपर देखा है, ठीक। चलिए इसको हम हटा देते हैं। इन चीजों को हम हटा देते हैं ताकि हम अगले मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख सकें। चलिए, थर्ड के बाद फिर आता है फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है, फोर्थ टाइप का जो मैट्रिक्स है, बस टाइप उसको पता होने चाहिए ताकि आप एक इंट्रो ले सके कि हाँ क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। एक तरह से अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं खुदाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास ये तो पता होना चाहिए मेरे पास औजार क्या क्या है,
अगर आपके पास, आपके दिमाग में है कि मेरे पास औजार क्या क्या है, तो कहाँ पर पत्थर आएगा तो आप वहां पर उसका इस्तेमाल करेंगे, जहां मिट्टी रहेगी वहां पर आप दूसरा औजार इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ताकि आपको जब भी सवाल में प्रैक्टिस करने पड़े तो आप किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपको पता चल जाए। इसलिए फॉर्मूले मस्त होते हैं मैथ में खास तौर से। अब इसमें तो खैर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये नई चीजें हैं। अब जैसे आपको जोड़ घटाना सिखाया जाएगा तो उसमें आपको फॉर्मूलेज नहीं पता है, बट बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, जहां जिसकी जरूरत रहेगी वहां हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस इसमें हम लगाते चल रहे हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर मान लीजिए कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं एक्सेप्ट डायगोनल वाले, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हैं एक्सेप्ट द डायगोनल मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स दिखती कैसी है? तो जैसे बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके जीरो होंगे, बाकी केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन बाकी सब क्या रहेंगे? 0 0 0 रहेंगे। मैं इसको अलग से कर देता हूं। बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे? 0 0 0। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी केवल जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे। और एक खास बात, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैट्रिक्स में यही वाला बस डायगोनल ट्रीट होता है, और दूसरा वाला डायगोनल नहीं माना जाता। यही वाला हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इधर वाला कोई डायगोनल कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वाला डायगोनल आप नहीं कंसीडर करेंगे, जस्ट केवल एक प्रिंसिपल डायगोनल ही कंसीडर होगा। चलिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो अगर सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, कैसे हैं, प्रेजेंट है केवल डायगोनल में, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख देता हूं, ऐसे रहने देते हैं से स्टेटमेंट। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसको आप लिख रहे हो ए आई जे, और इसका ऑर्डर वही एम है। एम लिख दिया मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम इंटू एम का है, एम क्रॉस एम का है। तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि अगर देखिए, अगर आई आई ये 1 1 का कॉलम है, ये 1 2 का मेट 1, ये 2 2 का है, ये वाला 3 3 का है, तो अगर इंडेक्सेस दोनों बराबर है तब तो एलिमेंट होगा, लेकिन अगर इंडेक्स बराबर नहीं है तो एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इफ आई इज इक्वल्स टू जे, देन ये मेरा कोई रियल नंबर हो सकता है, देन ए आई जे इज अ रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहां पर आ सकता है। क्या रियल नंबर? क्या इमेजिनरी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें इमेजिनरी वाले नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं रियल नंबर हटाई दो, यहाँ पर आप इमेजिन, यहाँ पे आप बस लिख लीजिए डज नॉट इक नंबर, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई जे हमारा किसी न किसी एक नंबर के बराबर होगा। लेकिन अगर आई डज नॉट इक्वल टू जे है, तब डेफिनेट श्योर है कि आई और जे की वैल्यू क्या होगी? 0 रहने वाली है। यही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक, चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इसमें थोड़ी सी और कंस्ट्रेंट लगाइए। अभी हमने कहा कि जस्ट डायगोनल में एलिमेंट रहेंगे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो डायगोनल में भी एलिमेंट है वो भी सब बराबर रहेंगे। तो अगर आपने पांचवा टाइप पढ़ा, पांचवा टाइप हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है भाई, कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 5 0 0 5 एंड 5। तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए? 5 5 5 हो गए। बाकी सब के सब एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 है। अगर तीनों में 5 5 5 है तो ये मेरा एक स्केलर की तरह काम करता है। स्केलर की तरह काम करने का मतलब, अगर मान लीजिए कि मैंने किसी मैट्रिक्स को, मुझे किसी मैट्रिक्स को 5 गुना बढ़ाना है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो 5 गुना बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा हर एक वैल्यू में मेरे 5 5 का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा। अगर मान लो मुझे किसी वैल्यू को 10 गुना कम करना है, 10 टाइम्स कम करना है, तो मैं उसमें -10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स सब में 10 का डिवाइड हो जाएगा। तो नॉर्मली ये नंबर जो हमारे स्केलर होते हैं उनकी तरह काम करता है, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, चलिए, लिखा कैसे जाएगा? इसको आप लिखेंगे कैसे? मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसको लिखेंगे ए आई जे
m क्रॉस m की ही मैट्रिक्स रहेगी। इसमें है इफ i इज इक्वल्स टू j, देन अगर i और j बराबर हैं तो सम ए आई जे की वैल्यू जो है वो किसी न किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगी। लेट अस सपोज के, यहाँ पर के की वैल्यू 5 है, लेकिन इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे है, देन ए आई और जे हमारा 0 के बराबर जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के बाद फिर अगली मैट्रिक्स जो हमारी आती है 6। इसके बाद और कंस्टेंट इसमें लगाइए। और कंस्टेंट क्या लगाएंगे? और कंस्टेंट ये लगा सकते हैं कि जो ये 5 5 5 भी है ना, अभी इसको भी आप 1 बना लो। 5 5 5 है, इसको भी कितना बना दो? 1 बना लो। तो अगली मैट्रिक्स आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगली मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल में, देखिए डायगोनल, डायगोनल के बाद फिर स्केलर, स्केलर के डायगोनल के बाद हम किसमें आए थे? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद फिर डायगोनल पे आए थे। स्क्वायर में जिसमें सारे में एलिमेंट होने हैं, बस स्क्वायर दिखना चाहिए, रोज एंड कॉलम बराबर होनी चाहिए। फिर आप डायगोनल पे आए। डायगोनल में क्या होना चाहिए? डायगोनल में हमारे पास केवल डायगोनल में होने चाहिए, बाकी और सब जगह पे 0 होने चाहिए। तो स्क्वायर विथ ऑल एलिमेंट्स 0 rather than diagonal elements, then it is known as diagonal matrix। डायगोनल में भी जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं अगर वो एक ही बराबर है, सारे के सारे बराबर हैं, तो उसको आप स्केलर बोलेंगे। अब स्केलर में भी उसके अंदर जाइए, तो अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है तो इस मैट्रिक्स को भी हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 1 1 0 0 0 0 ऐसे लिखा गया। या कोई एक और मैट्रिक्स है बी 1 1 0 0, ये 3x3 का है। और ये वाला हमारा 2x2 यानी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे, सिर्फ डायगोनल वाले पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। आइडेंटिटी का मतलब ये मैट्रिक्स में 1 है, ऐसा मान के चल सकते हो। ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्या होता है? 1 होता है। डेफिनेशन कैसे इसकी लिखेंगे? तो ए आई जे बराबर ए आई जे, कुछ भी नहीं लिखा तो भी आप इसको स्क्वायर ही मानेंगे, m क्रॉस m। अब बाकी इसमें होना क्या है? अगर i मेरा j के बराबर है, देन ए आई जे बराबर 1 होगा। लेकिन अगर i मेरा j के बराबर नहीं है, देन ए आई जे बराबर 0 होगा। यही इसका डेफिनेशन है भाई। अगर बराबर डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पे आप चल रहे हैं, यानी इसका अगर आप सिर्फ डायगोनल को देख रहे हैं तो डायगोनल पे एलिमेंट्स हमारे कितने आएंगे? 1 1 1 आएंगे। लेकिन अगर बाकी आप एलिमेंट्स को देखेंगे तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी के बाद एक और हमारे पास मैट्रिक्स बचती है लास्ट, उसको हम देख लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स 7, जीरो मैट्रिक्स। अब 1 तो सीख लिया, लेकिन अब मैट्रिक्स में अगर हमें मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो गया कि हमें 0 ऐड करना पड़ा, या मान लीजिए प्लस की मैट्रिक्स है और माइनस में वही मैट्रिक्स हमें कर दी, तो हमें क्या मिलेगा? तो उसके लिए 0 होना चाहिए भाई। सेम चीज को आप घटाएंगे तो 0 मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक 0 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। इस दुनिया में, मैट्रिक्स वाली दुनिया में, इसका 0 जो होगा वही हमारा 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। तो 0 मैट्रिक्स कैसा दिखेगा भाई? तो 0 मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी एलिमेंट कोई वैल्यू होल्ड ही ना करे, वो सबके सब वैल्यूज क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई 0 तो सबके लिए काम करेगा, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मे बी यहाँ पर बी आपने लिख दिया, तो यहाँ पर आपने लिखा 0 0 0 0 0 0। इसका ऑर्डर हो गया, 2 रोज हैं तो 2, और 3 कॉलम है तो 2/3। इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम है तो 3/3 का कहलाएगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो ए आई जे, यहाँ पर जो भी हमारे पास बनेंगे ए आई जे, इसमें क्या खास बात होगी? इसमें खास बात ये रहेगी कि भैया अगर इसमें खास बात, दो दो तो रहेगा ही नहीं। आई, इसमें कुछ लिखना ही नहीं, इसमें डायरेक्ट आप लिख लीजिए एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। ये आप ध्यान रखिए, हर एक एलिमेंट इसका क्या रहेगा? 0 रहेगा, चाहे वो कुछ भी लिखा हो उसको आपको 0 लिख देना है। ठीक, तो कुल मिला के इतनी तरह की आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास, इतने तरह के मैट्रिसेस होते हैं। बस इनको आपको पता होना चाहिए, बस हो गया। कुछ चीजें भी हमारी और बची हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम वापस से आएंगे। हमें कुछ पेजेस की शायद जरूरत पड़ेगी, एक पेज और चाहिए हमको, एक्स्ट्रा में ले लेते हैं पेज। चलिए,
फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, 7 तरह की मैट्रिसेस थी, उनको हमने देखा क्या होती है वो मैट्रिसेस, किस तरीके से उनको लिखा जाता है उसके बारे में देखा। फिर अगला हमारे पास आता है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को कब आप कहेंगे कि वो इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को आप कब कहेंगे कि ये मैट्रिसेस हमारी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। तो देखो, इक्वलिटी देखने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। अब मैट्रिक्स में आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर जस्ट ओवरलैप करे, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो। तो पहली चीज तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भैया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तब तो हम उसमें इक्वलिटी की बात करेंगे। नंबर ऑफ रोज कॉलम का मतलब n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब एक सेकंड हुई, इसमें मिसकंसेप्शन थोड़ा सा हो सकता है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ वन मैट्रिक्स इज इक्वल, दोनों मैट्रिक्स, इसमें एक ही की बात नहीं हो रही है, एक की बात नहीं है ये, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। अगर आप इक्वलिटी की बात करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारा क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब अगर मैंने कोई एक 4/2 की मैट्रिक्स लिखी है तो दूसरी वाली भी मैट्रिक्स मेरी कितनी की होनी चाहिए, 4/2 की ही ऑर्डर की होनी चाहिए। और किसी ऑर्डर की रहेगी तो फिर उसमें इक्वलिटी की बात ही नहीं होगी। और दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहली मैट्रिक्स का, मान लो कि ये ए वाली मैट्रिक्स है और ये बी वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए हो गया, ये वाली मैट्रिक्स बी वाली हो गई। तो ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे, ए में एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए आई जे के फॉर्म के होंगे, इज इक्वल्स टू बी आई जे। जो ए वाले के एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट, वो बी आई जे के एलिमेंट्स के साथ बराबर होना चाहिए। यानी पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा वाला एलिमेंट चौथे के बराबर। तो सारे एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक लाइन में अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, आर या should be equal, the corresponding elements are equal। ये थोड़ा सा चौड़ा है, और इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए वो हमारे बराबर हों, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स हमारी बराबर है, या उनको ऐड वैड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 3 4 2 1, और इधर भी लिखा होगा 3 4 2 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं? तो सबसे पहले आप इनका ऑर्डर चेक करेंगे, तो इसका भी ऑर्डर हमारा 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर हमारा 2/2 का है, यानी ठीक है, ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है इसका मतलब फिर आप एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, तो पहला वाला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, पहले वाले के बराबर होना चाहिए। दूसरा वाला एलिमेंट हमारा दूसरे वाले के बराबर होना चाहिए। तीसरा वाला एलिमेंट हमारा तीसरे वाले के बराबर पे होना चाहिए। और चौथा वाला एलिमेंट हमारा चौथे वाले के बराबर होना चाहिए। तभी आप कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, अदरवाइज ये मैट्रिक्स हमारी बराबर नहीं होने वाली। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल नॉट इक्वल वाले का भी लिख लेते हैं। अगर नॉट इक्वल वाले का हुआ तो कैसे दिखेगा, कि मैट्रिसेस बराबर नहीं है, तो मे भी एक मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है 1 4 3 2 1 5, और दूसरी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास 3 2 1 4। इसका ऑर्डर है 2 × 2 का है, इसका ऑर्डर है 3 रोज है, 1 2 3। तो 3 रोज अगर हैं तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3/2 कॉलम है, तो इसका मतलब 2 हो गया, 3/2 का हो गया। चलिए, फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, फिर उसके बाद है हमारे पास एडिशन के बारे में। तो एक चीज यहाँ पे हम और देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस,
एडिशन कैसे इनका किया जाता है भाई, थोड़ा सा इसको हम साइड में कर दें। ठीक, चलिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन, आप एडिशन बोलो या सब्ट्रैक्शन बोलो, दोनों बातें एक ही में आ जाती हैं। प्लस है तो एडिशन कर दे बोल देते हो, और वहीं पर अगर माइनस आपने लिख लिया, भले आप एडिशन बोल रहे हो लेकिन वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हमारा काम दोनों को अलग से नहीं पढ़ना होता है, जस्ट एक को पढ़िए, एक अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हुआ तब उनके हम ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है भाई इसमें, कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। तो टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड only when if they have सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होगा तभी ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इनका। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। यानी अगर हम मैट्रिक्स में एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 3 4 5 3 2 1। अगर इस मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है किसी एक और मैट्रिक्स के साथ, यहाँ पर हो गया 5 6 7 1 2 3, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों को ऑर्डर सेम है तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास दो रोज हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और कॉलम है 3, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया। इस वाली मैट्रिक्स का भी है 2 क्रॉस 3 का, तब आप इनको अब ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब ऐड करोगे तो आएगा कितना, एडिशन का जो रिजल्ट होगा ए प्लस बी का जो आंसर आएगा, ऊपर वाली मैट्रिक्स ए है, बगल वाली बी है, तो 3 को 5 के साथ ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग के साथ, पहला रो पहला कॉलम मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ, ऐसे एडिशन होगा। तो 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 जो भी आप लिखिए, 3 प्लस 5, फिर 4 प्लस 6 और 5 प्लस 7, फिर उसके बाद 3 प्लस 1, 2 प्लस 2 और फिर 1 प्लस 3, ये ऐड होकर के आंसर आ जाएगा। तो जो एडिशन मिलेगा वो हो जाएगा 8 10 12 4 4 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐड करते समय सिर्फ आपको ऑर्डर देखना है, जबकि इक्वलिटी देखने के लिए आपको ऑर्डर भी देखना पड़ेगा और एलिमेंट्स भी बराबर देखने पड़ेंगे। चलिए, यहाँ तक चीजें आपको बेसिक में पता होनी चाहिए, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे हम चीजों को सीखते चलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मैथ में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के जो भी क्वेश्चंस हैं पहले आज हम उनको खत्म करेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलो, इन अ मैट्रिक्स, अब एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है ए, जिसमें से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 है 5 है 19 -7 एंड सो ऑन, ऐसे करके एलिमेंट्स लिखे। सबसे पहले इसमें देखो, अगर देख करके डायरेक्ट पता चल जाए तो आपको दिख रहा है कि कितने इसमें हैं, 1 2 3, 3 इसमें रो हैं, R1 R2 R3, और कॉलम की अगर बात करेंगे तो C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो बस मतलब देख के डायरेक्ट आपको इतना तो आइडिया हो ही जाना चाहिए, डायरेक्ट आप गिनिए उसको, 3 क्रॉस 4 का आपके पास ऑर्डर हो गया। सवाल पढ़ लो क्या क्या सवाल हमें दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहले हमें इसका क्या बताना है, ऑर्डर ही बताना है। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया भाई, 3 रोज है, 1 2 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, तो 3 क्रॉस 4 या 3/4 का इसका ऑर्डर हो गया। ठीक, चलो पहला यही हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो अगर ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 4 का है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 4, यानी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 12 एलिमेंट टोटल। आपको काउंट, अब इसमें तो ठीक है, बाकी आपको उनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएगा। फिर कुछ एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, तो तीसरे का आंसर पहला A13 का मतलब ये वाला टर्म हो गया रो, तो पहले आप देखेंगे रो और फिर बाद में आप देखेंगे कॉलम। तो पहले रो का तीसरा कॉलम, पहले फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आएगा,
तो फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो, ये रो और तीसरा कॉलम यानी ये। तो कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है? 19, तो इसकी वैल्यू हो गई 19। फिर हमको वैल्यू बतानी है A21 की। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 35, तो 35। फिर उसके बाद है हमारे पास A33, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, 5.55 माइनस का 5। अच्छा इसको मिटा देते हैं यार, नहीं तो दिक्कत है। बाकी आपको ऐसे ही देख लेना है। A24, A24 सेकेंड रो, सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम यानी ये वाला होगा, ये आ जाएगा 12। तो यहां से आगे आपके पास 12 हो गया। फिर A23, E23, 23 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2, तो 5/2। इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए। अगर बोले जाए टर्म्स तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, तुरंत वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 24 एलिमेंट्स है। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसके पास कितना क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तो अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स है इन टोटल, टोटल मिलाकर के उन्होंने कितने दे रखे हैं? 24 एलिमेंट्स। तो 24 एलिमेंट्स को आप किस किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? मेरा मन किया मैंने एक ही रूम में सबको लिख दिया। तो पहला जो ऑर्डर पॉसिबल है, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर, भाई मेरा मन किया मैंने सभी 24 के 24 एलिमेंट्स को एक ही रो में लिख दिया। तो 1 × 24 बनेगा, जिसमें एक ही रो आएगी और हर एक नंबर मेरा एक कॉलम की तरह बिहेव करेगा, तो 24 कॉलम्स हो जाएंगे। अब भाई चलो मैंने कहा चलो आधे को नीचे लिख दो, तो 2 रोज बन गई, और फिर हमारे पास आधे हो जाएंगे कॉलम, तो 12 हो जाएंगे। तो 2 रोज और 12, 12 दूनी 24। फिर 3 ऐसे बना सकते हो, तो 3 के साथ क्या बनेगा? 8 × 3 = 24 होता है, 8 × 3 = 24 होता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 से बन सकता है क्या? 4 × 6 = 24, 4 6 5 से बनेगा नहीं। अच्छा अभी मैंने क्या कहा? 4 रोज हैं और 6 कॉलम है, इसका उल्टा कर दो, 6 रोज कर दो और 4 कॉलम कर दो, यानी 6 × 4 बन सकता है। अब इसका रिवर्स होता चला जाएगा, 6 × 4 के बाद 8 × 3 हो सकता है, 8/3 का बन सकता है, 12/2 का बन सकता है, और फिर 24/1 का बन सकता है। फिर मान लो मेरा मन किया मैंने सबको एक कॉलम में ही लिख दिया, तो एक ही कॉलम है लेकिन रोज कितनी है? 24 हो गई। तो 24 रोज हो गई हमारे पास और एक कॉलम हो गया। ठीक, तो कितने टोटल पॉसिबल ऑर्डर बने? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कह रखा है? फिर उन्होंने कह रखा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, तो अगर 13 एलिमेंट होंगे तो, अगर 13 ही एलिमेंट है तो 13 एलिमेंट का मतलब 13 एलिमेंट में क्या क्या बन सकता है? बस 1 × 13 बन सकता है, या फिर 13 × 1 बन सकता है। या तो 13 को एक ही में लगा दो, या एक को 13 में लगा दो। अगर तुमने मान लो इसे बनाना शुरू किया, तो एक एलिमेंट बच जाएगा, जैसे कि 3 × 4 का आपने किया, 3/4 का मैट्रिक्स आपने बनाया, तो 3/4, 3 × 4 = 12 होता है, तो एक एलिमेंट बच जाएगा। अगर मैट्रिक्स बना के लिखने लगोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स होंगे, एक बच जाएगा मेरे पास 13। तो आप और कोई ऑर्डर इसमें नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, बस जस्ट मल्टीप्लाई जैसे होता है नॉर्मली सिंपल उधर से। तो टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 13 क्रॉस वाले में? तो 2 पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। हमारे पास कितने ऑर्डर्स आएंगे? केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If an element matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? And what if it has 5 element? तो अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर इसके बन सकते हैं पॉसिबल, जितने भी हो टोटल? तो अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने बनेंगे? 1 × 18, फिर 2 × 9, 3 × 6। अब 6 के बाद 4 में टेबल में 18 आता नहीं है, 5 के टेबल में 18 आता नहीं, वापस से 6 में आ जाएगा, तो 6 × 3, फिर 9 × 2, रिवर्स में चले जाओ, हो गया 18 × 1। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर हो गए।
6 पॉसिबल ऑर्डर्स, इसके केवल 6 मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, बस हो गया। लेकिन अगर 5 हुए तो इफ 5 एलिमेंट्स, इफ 5 एलिमेंट, अगर 5 ही एलिमेंट है तो 5 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 5। भाई ऑड नंबर आया, हाँ ऑड नहीं बोल सकते, प्राइम नंबर बोल सकते। अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि सिर्फ हमारे पास 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, या तो आप सबको रोज में लगा दो या तो सबको आप कॉलम में लगा दो, तो 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, 2 पॉसिबल ऑर्डर, बस इतना सा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमको क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्ट 2 by 2 मैट्रिसेस ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो हमको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं। अच्छा, अब इसमें हमें पेजेस सबके लिए अलग अलग लगाने पड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको 3 पेजेस में कर देते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान रहेगा। तो डुप्लीकेट और एक और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला सवाल हम करते हैं इसका। अब हमको क्या करना है, अब हमको मैट्रिक्स फॉर्म करना है। रूल उन्होंने दे दिया है, अगर रूल उन्होंने बता दिया कि भाई पहला एलिमेंट ऐसे आएगा, दूसरा एलिमेंट ऐसे आएगा, तीसरा एलिमेंट ऐसे आएगा, तो आप कैलकुलेट कर करके बस उसमें वैल्यू पुट करते जाइए। हमें 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है। अच्छा, 2 by 2 की मैट्रिक्स यानी कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं बात करूं तो 2 by 2 की मैट्रिक्स कैसे दिखती है, यहाँ पर A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। तो कुल मिला के आपके पास 4 एलिमेंट्स आएंगे, इन्हीं चारों की बस वैल्यू निकालिए और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक। चलिए चारों की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले रूल उन्होंने दिया है, ये रहा, ये है आपके पास रूल, इस रूल के हिसाब से आप चलेंगे, ठीक। तो रूल क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे, जो भी लिखा होगा उसका आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अगर हम आई और जे की बात करें, तो यहाँ पर अगर 1 1 की हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास है A11, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 1 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी आ जाएगा आपके पास 4/2। कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया। A21 कितना आएगा, या पहले 1 2 निकाल लेते हैं, तो रोज को पहले हम क्लियर करते हैं, देन कॉलम वाले निकालेंगे। तो A21 यानी ये वाले का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 1 2। तो आई की जगह है 1 प्लस जे की जगह है 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर बाई 2। सबसे पहले स्क्वायर आपको सॉल्व करना है, देन आपको डिवाइड करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर डिवाइड होता है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/2, 9/2 को एज इट इज लिख दीजिए। फिर आ जाइए आप नीचे वाले पे, A21, इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं, ये हो गया है, ये वाला हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें लिखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर करना है, उसको भी हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 3 = 9/2, इसका भी आ गया हमारे पास 9/2। A22, तो आई की जगह भी 2 है, जे की जगह भी 2 है, दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2, दैट इज 16/2। काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। तो सभी चारों एलिमेंट्स की वैल्यूज निकल गई हैं। अब बस इनको आप एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए। तो A11 कितना आया है, A11 आया है हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा 2। A12 की जगह पे कितना आया है, यहाँ पर आ जाएगा 9/2। A21 कितना है, ये भी हमारे पास 9/2 है, और A22 कितना है, वो हमारे पास 8। इस तरीके से आप मैट्रिक्स बनाएंगे। ऐसे ही सब में करना है, जिस भी एलिमेंट्स की आप बात करेंगे आई और जे को जोड़ दीजिए, बस हो गया उनके। आई और जे को घटा दीजिए, आई और जे को मल्टीप्लाई करिए, आई प्लस जे को स्क्वायर कर लीजिए, उसको डिवाइड बाई 2 करिए, मतलब जिस तरीके का जो भी दिया जाएगा उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड वाले पे आ जाते हैं इसके हम। सेकंड वाला आपसे क्या कह रहा है, किस तरीके से आप पहले टर्म निकालेंगे, तो पहले आप मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लीजिए। 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 2 = 4, तो A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और A22 आएगा, यही 4 एलिमेंट्स आपके पास आने वाले हैं। अब इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालिए, तो A11, A12, A21, A22, यही बस वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। इन वैल्यूज को आप फाइंड करिए सबसे पहले। तो जस्ट इस बार रूल क्या दिया है, I/J करना है,
तो आई अपॉन जे यानी 1/1, 1/1 करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1/2 करने पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर 2/1 करने पर कितना आ जाएगा, ये सिंपली 2 हो जाएगा। और फिर 2/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि हर जगह आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है। आई जे यही लिखा रहता है। तो आप बस वैल्यू पिक करिए, इंडेक्स से वैल्यू पिक करके डायरेक्ट आप उसमें फॉर्मूले में रख दीजिए, जिस भी रूल से उन्होंने दे रखा है, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आप आइए A11 की बात करिए, ये है हमारे पास 1, तो ये वाला वैल्यू आया है 1, यानी इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास 1/2, A12 है हमारे पास 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2। A21 आया था हमारे पास 2, A21 यहाँ पर है 2, दैट विल गिव्स you 2। और वापस से फिर हमारे पास A22 आ गया है 1, A22 आ गया है 1। तो ये हो गई हमारे पास एक 2/2 की मैट्रिक्स आई अपॉन जे वाले पैटर्न पे। चलिए फोर्थ का ही पार्ट थर्ड भी है, ये रहा हमारे पास थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में क्या उन्होंने कह रखा है, मैट्रिक्स वही बनेगी, वापस से 2/2 का ही मैट्रिक्स है। A11 A12, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इसका ये बनेगा। बस आप वैल्यूज को निकालिए और वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो भी मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11। रूल क्या कह रहा है इस बार, आपको आई वाले इंडेक्स प्लस 2 टाइम्स करना है जे वाले इंडेक्स को, इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर के बाद आपको क्या करना है, उसको डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो सबसे पहले इसके आई इंडेक्स को लीजिए, 1 प्लस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस पे हम स्क्वायर चढ़ाएंगे और फिर इसको 2 कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया अंदर, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया, और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 3 3 जा 9/2 पहला एलिमेंट आ चुका है। ए पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो फर्स्ट प्लस 2 इंटू 2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4। अब 4 में प्लस 1 करेंगे, 1 अगर ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 25/2 हो जाएगा। A21 कितना होगा, तो A21 का मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक सेकेंड, 2 प्लस 1 नहीं करना, 2 प्लस 2 इंटू 1, पहला एलिमेंट है 2, 2 प्लस और दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई करना, देन उसका स्क्वायर करना है। तो ये वाला हो जाएगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी हो गया हमारे पास 16/2 आ जाएगा। देन उसके बाद आप लास्ट एलिमेंट पे आ जाइए, A22 कितना हो जाएगा, यहां से आप लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का मतलब 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, 36/2। ये दोनों और सिंप्लीफाई होंगे, इनको आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 एंड इसका हो जाएगा 18। तो बस अब वैल्यूज आपको सारी मिल गई हैं, पुट कर दीजिए। 9/2 है A11 की वैल्यू, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। अच्छा, A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू हमारे पास 25/2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25/2। और A21 की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। और A22 की वैल्यू कितनी है, 18, यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी उसी तरीके का है, इनको हम फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं A11 निकालूंगा पहले वाले का, इसमें हमें मैट्रिक्स बनानी है 3 × 4 की बनानी है। 3 × 4 की मैट्रिक्स का मतलब कि आपको, अगर मैं 3 × 4 की मैट्रिक्स एक बनाऊं, एक पेज हम और इसमें ऐड कर लेते हैं।
नहीं तो एक मैं कर दूंगा, एक आप लोग थोड़ा घर से ट्राई करिएगा, इसमें सेम टू सेम वैसे ही पैटर्न पे है। तो A11 पहले अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स में क्या क्या बन जाएगा, तो 3x4 की मैट्रिक्स होगी, तो 3x4 की मैट्रिक्स, 3x4 की मैट्रिक्स मतलब 3 रोज रहेंगी, कॉलम थोड़े से ज्यादा है, 4 कॉलम है। तो A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A14 आएगा। तो रोज 3 होनी है, 1 2 3, और कॉलम होने हैं 4, 1 2 3 4। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये लास्ट वाला 4 है। तो आपको चारों की वैल्यूज निकाल मतलब कितने एलिमेंट हो गए, टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए, तो 12 की 12 की वैल्यूज निकालनी है और इनको सबको ऐड कर देना है। तो A11 कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले A11 निकालिए, इसको मैं कर रहा हूं और दूसरा वाला आप लोग घर से ट्राई करके आइएगा, होमवर्क में इसको कर लीजिएगा। तो ये करना आपको है 1/2 करना है, और आई और जे के इंडेक्स में क्या करना है, -3 मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा -3, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 +1, और इसका मॉड लेना है, तो 1/2 लेंगे, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 यहाँ -2 आएगा, और इसका मॉड लेने पर ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/2 यानी पहला एलिमेंट आ गया मेरे पास 1, तो A12, 1 2 कितना आएगा, 1/2, -3 × 1 ही करना है, 3 ही आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये सॉल्व होकर के आपके पास आ जाएगा 1/2। मॉड में ये -1 आएगा, लेकिन मॉड लगा रहेगा, तो 1/2 जस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो A13 कितना हो जाएगा, A13 हो जाएगा हमारे पास 1/2, मॉड लगा है, मॉड में क्या है, -3 × 1 प्लस का 2, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, अभी ये थर्ड है ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0/2, 0 का मॉड भी 0 हो जाएगा, हमारे पास 0/3 आ जाएगा। A14 है 1/2, -3 × 1 प्लस का 4, यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ 1/2, दैट विल गिव यू सिंपली 2। ये 4 वैल्यूज हो गई, ऐसे ही करके आपको 4 के चारों निकालना है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, वैल्यूज कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर करने से थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। अरे ये सवाल क्वेश्चन भी शिफ्ट हो रहा है भाई, चलिए हम सिर्फ इतना ही लेके के आ रहे हैं। तो रुकिए 1 सेकंड, बस इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यूज को हम भी आगे अरेंज कर देंगे, जो जो वैल्यूज निकाल के लाएंगे। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करिए A21, A22, A23, A24, और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे A31, A32, A33, A34, और सबकी वैल्यू को लास्ट कर यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। चलिए A21 कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले मुझे हाफ करना ही करना है, -3 × 2 प्लस का 1, कितना आ जाएगा ये, तो 3 2 जा 6, -6 + 1, तो -5, तो मॉड ऑफ -5 का मॉड बाई 2, यानी ये वैल्यू सिंपली 5/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से 1/2, -3 × 2 प्लस का 2 करना है, तो ये वाला आ जाएगा मॉड का 3 2 जा 6, -4, ये हो जाएगा -4/2, और ये वैल्यू हो जाएगी 4/2, काट देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। वापस से इसको सॉल्व करते रहिए, 1/2, -3 × 2 प्लस का 3, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगी तो फिर नंबर तुरंत पूरे के पूरे कट जाएंगे, एक भी एलिमेंट गलत है तो अगर टीचर थोड़ा सा आपके प्रति संवेदनशील नहीं है तो फिर वो पूरा नंबर काट देगा। ठीक है, स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं, टीचर स्कूल के रहते हैं तो जानते रहते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ने में कैसा है, तो नंबर थोड़े बहुत उसको मिल जाते हैं कि चलो मिस्टेक हो गया, लेकिन बोर्ड में कुछ वो नहीं रहता भाई, जान पहचान का टीचर तो है नहीं, तो कैलकुलेशन आप बड़े संभल कर करिए। तो 1/2 मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, -3, तो माइनस का 3 आ जाएगा मॉड के अंदर, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3/2 आ जाएगा, तो 1/2 -3 × 2 प्लस का 4, तो 3 2 जा 6, -2, तो माइनस का मॉड का 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/2, ये कट करके 1 हो जाएगा।
तो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब ऐसे सिमिलरली A31 वाले कैलकुलेट करिए, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3, 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4। इन सब वैल्यूज पे अगर थोड़ा गौर करो तो 3 3 जा 9, तो ये तो 9 आएगा ही आएगा, बस +1 करना है, यानी माइनस का 8 हो जाएगा मॉड के अंदर, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8/2, ये 4 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक, ये वाला एलिमेंट हमारा 4 हो गया। ये माइनस का 9 + 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7/2 मॉड में, तो 7/2 आ जाएगा प्लस का। 3 3 जा 9 प्लस 2, माइनस का 9 है प्लस का 2 है, यानी 7 हो जाएगा। अच्छा, 3 3 जा 9 प्लस का 3, यानी माइनस का 6/2, माइनस का 6 मॉड में, तो 6/2 कट करके 3 आ जाएगी वैल्यू, डायरेक्ट वहां पे लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5/2, यानी ये प्लस का 5/2 ही आएगा। अब इन वैल्यूज को रीड करिए और इन वैल्यूज से आप मैट्रिक्स में यहाँ पर इनको लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला वाला वैल्यू है 1, दूसरी वाली वैल्यू है 1/2, दूसरी वाली वैल्यू है 1/2। A12 की वैल्यू है 1/2। A13 की जो वैल्यू है वो है 0, यहाँ पर लिख देंगे 0, और A14 की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज लिखनी है। अगली रोज में ये आएगा, अगली रोज में ये वाला आ जाएगा। तो अगला वाला हो गया 5/2, 2, 3/2 और 1। इसमें हो जाएगा 4, 7/2, इसको आप कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 और 5/2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये वाला थोड़ा सा लेंदी भी था। अगला वाला तो एकदम आसान है, 2i - j करना है, तो हर एलिमेंट को आप माइनस करिए और अरेंज करिए। एक मैं सवाल आपको घर से करने के लिए दे देता हूं, ये वाला आप ट्राई करिए। दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक, प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। जितना आप ये देखेंगे, देखने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, साथ ही साथ नोट भी करते रहेंगे, तो भी आपकी दिमाग की थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहेगी और चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से आपको x, y और z की वैल्यूज को निकालना है। गिवन क्या है? गिवन अगर मान लो कि ये मैट्रिक्स A है और ये वाली मैट्रिक्स B है, तो उन्होंने खुद कह रखा है कि A इज इक्वल टू क्या है? B है। तो आपको पता है अगर मैट्रिसेस बराबर होती हैं, तो मैट्रिसेस बराबर कब होती हैं? जब उनका ऑर्डर बराबर होता है। तो पहले देखो ऑर्डर, तो पहली वाली का भी ऑर्डर 2x2 है और दूसरे वाले का भी ऑर्डर 2x2 है, यानी ऑर्डर तो ठीक है। अब इनका क्या चेक करेंगे? एलिमेंट्स, तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अगर ये नहीं दिया है कि बराबर है, तो हम इन दोनों चीजों को देखेंगे, लेकिन अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये बराबर है, तो आपको इनको चेक करने की जरूरत नहीं, ये बराबर ही होंगे एलिमेंट्स, तो वहीं से आपको कंपेयर करना है। तो पहला वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा? फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के बराबर होगा, यानी 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? y आ गया। और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के बराबर होगा, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? z आ गया। और ये वाला जो एलिमेंट है थर्ड 2 1 है मेरा, 2 1 के बराबर होगा, तो ये x वाला 1 के बराबर होगा। तो तीन की तीनों वैल्यूज आपने निकाल दी है। चलिए, ऐसे सिंपल का सॉल्व करना है, तो ये तो एकदम आसान हो गया, इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरा वाला देखिए। दूसरे वाले में क्या है? x प्लस वाई जो है, ये वाली वैल्यू मेरी 6 के बराबर आनी चाहिए, x प्लस वाई 6 के बराबर होना चाहिए। 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड, ये वाली वैल्यू मेरे 5 के बराबर आनी चाहिए, 5 के बराबर हो गया। और x इंटू वाई किसके बराबर होना चाहिए? 8 के बराबर। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा। इसमें हमें इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इक्वेशन फॉर्म में आप सॉल्व कर लीजिए, आपको एक एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये 5 प्लस जेड वाले को देखिए, तो 5 में क्या, जेड में, जेड की जगह क्या ले लें कि 5 में जोड़ने पे वही आ जाता है, या तो इसको आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड 5 को उधर भेज दीजिए, 5 माइनस 5, तो जेड बराबर आ गया 0। तो एक वैल्यू तो निकल गई। दूसरी वैल्यू आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई दे रखा है, तो आप आइडेंटिटी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, अगर आपको प्लस में वैल्यूज दी हैं और माइनस वाला पता चल जाए, तो फट से आप इक्वेशन सॉल्व करके कट करके वैल्यूज निकाल सकते हो। तो जस्ट एक आइडेंटिटी, अब इसको तो याद रहना चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हो, हमको दरअसल माइनस वाला चाहिए तो हम माइनस वाले से लिखते हैं, माइनस वाला लिखते हो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy आएगा। तो आप क्या करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लो,
अब जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा, यानी इसमें कुछ टर्म ज्यादा आएंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा। हमें कितना चाहिए, माइनस का 2xy चाहिए, तो इसमें माइनस का 4xy घटा देते हैं। ये ओवल और माइनस का ही लिखा है, तो माइनस का 4xy। ठीक, इससे हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो अब वैल्यूज दी हैं, आप माइनस वाली वैल्यू फट से निकाल लो। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, x प्लस वाई यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 माइनस 8 चौक 32। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 2। कुछ भी ले सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अभी स्क्वायर रूट शिफ्ट करोगे तो अंडर रूट 4 आएगा, तो हम 2 ले लेते हैं। खैर वो प्लस माइनस दो दोनों हो सकता है। ठीक है, तो x माइनस वाई यहाँ से आ गया हमारे पास, लेट अस सपोज 2। तो जब 2 ले लिया तो यहाँ से हो गया हमारे पास 2x बराबर, यहाँ पे हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गया। अब इससे आप अगर y निकालोगे तो देखो, 4 में क्या जोड़ दें कि 6 हो जाए, तो y हमारा आ जाएगा 2। अब एक वैल्यू और पॉसिबल है, तो उसको भी सॉल्व कर दो बगल में। एक वैल्यू और क्या आ सकती है, एक वैल्यू हमारी ये आ सकती है कि भैया अगर हमने x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 ले लिया, तो हमारे पास वैल्यूज थी x प्लस वाई बराबर थी 6। ऐड कर दीजिए दोनों को, तो 2x बराबर 4 आ जाएगा, तो ये x बराबर 2 आ जाएगा। अब y बराबर यहाँ से फिर y बराबर x बराबर 2 आ गया, तो 2 में क्या जोड़ दें कि 6 आ जाए, तो यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा। किसी एक में पुट करके निकाल लीजिए। तो वैल्यूज वही हैं दरअसल, x और y की 2 और 4, तो आपको दोनों वैल्यूज मिल गई। ठीक है, और z हमारे पास यहाँ पे आ गया था, z इज इक्वल टू 0, तो वैल्यूज आ गई। ठीक, इस तरीके से आपको कंपेयर कर करके वैल्यूज निकाल लेनी है। एक ये बचा है, इसमें 3 इक्वेशंस बन रही हैं, तो इनमें क्या क्या बनेगा भाई। अब ये थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, लेंदी इन द सेंस, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, और x प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 5 के बराबर हो जाएगा, और y प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पर x प्लस जेड है, इसकी जगह 5 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। तो ये x प्लस जेड की जगह आप चाहे वहाँ 5 पुट कर लीजिए, चाहे इसको 7 पुट कर दीजिए, तो ये x प्लस 7, अलग पेन से मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 7, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो वहाँ 7 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 9। तो ये x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2। x का आंसर आपको आ गया। अब इन दोनों में आप पुट कर दीजिए, आपको z पता चल जाएगा। तो x से हमारे पास 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, यहाँ से आ जाएगा z बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, z की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें y वाले में पुट कर दीजिए, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 माइनस 3 यानी 4 आ जाएगा। ये आपके पास तीनों वैल्यू। तो बस आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करके आप वैल्यूज को अलग अलग निकालिए, पुट कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इसमें भी हमारे पास 3 ए बी सी एंड डी चारों हैं, चारों की वैल्यूज को आपको इक्वेशन बना बना के ही सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए। तो ए माइनस बी कितना दिया है, ए माइनस बी हमारे पास है माइनस का 1, और नीचे वाले इसमें भी ए माइनस बी है, इसमें भी ए माइनस बी है, और इससे आप लिख लीजिए 2a माइनस बी बराबर 0। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो माइनस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे भी माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका ये वाला साइन अब किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं, जो भी है नीचे वाले साइन के साथ यूज होगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का लगेगा तो माइनस का ए आ जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस 0 दैट विल गिव्स यू -1, तो ए बराबर आ गया 1। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो a माइनस बी बराबर था माइनस का 1, a की वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 में क्या घटा दें, तो b की वैल्यू निकालिए, -1 को इधर बुलाइए, b को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस 1 इधर आके +1 हो जाएगा, और उधर b हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो a पता चल गया, b पता चल गया। अब आगे बढ़ते जाइए। सिमिलरली तीसरा वाला एलिमेंट तीसरे वाले के बराबर होगा, तो 2a प्लस सी बराबर 5, a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर हो गया 5 के, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर हो गया 5 माइनस 2।
तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 भाई। 5 माइनस 2 3 हो गया। अब क्या बचा, डी बचा। तो 3c+d बराबर 13। सी की वैल्यू अपने निकाल ली है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9 प्लस डी बराबर आपके पास 13 आएगा। तो डी बराबर हो गया 13 माइनस 9 दैट विल गिव्स यू 13 में से 9 जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू भी आपने निकाल दी। वैल्यूज आपकी आ गई। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि a माइनस बी करने पर -1 आ रहा है कि नहीं। तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, और 2 टाइम्स a करके c में जोड़िए तो 2 टाइम्स a का करिए यानी ये 2 हो गया, और प्लस 3 करिए तो 2 और 3 5 हो गया। c का 3 गुना करके d में जोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9 प्लस d को जोड़ेंगे 4 यानी 13 आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए उनको, इससे आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ मैंने सही किया है। चलिए 7th क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछिए। अब फिलहाल तो अभी तो ऑनलाइन वीडियोस नहीं है, तो आप इसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले वाले वीडियोस में हम इन चीजों को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ये एमसीक्यू है। दे रखा है एक कोई मैट्रिक्स है ए बराबर AIJ M क्रॉस N। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और ये कैसी मैट्रिक्स उन्होंने दे रखी है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब आपको पता है कि इसके रोज और कॉलम क्या होने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होती हैं, कॉलम के बराबर होती हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कह रहा है ये वाला चीज, ये वाला टर्म जो है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब इसकी रोज और कॉलम बराबर हो जाएंगे। और रोज और कॉलम को यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट करता है, तो रोज की वैल्यू है m, कॉलम की वैल्यू होती है n। तो अगर m इज इक्वल टू n हुआ तभी ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं फॉर्म होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, m इज लेस देन n। अगर m लेस देन n हुआ तो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। m इज ग्रेटर देन पे भी नहीं होगा। ये आपके पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है, m इज इक्वल टू n। तो अगर m इक्वल टू n हो गया, इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमारी कौन सी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर मैट्रिसेस इक्वल। तो इनमें कौन सी ऐसी x और y की आप वैल्यूज को लिख दीजिए जिससे ये पेयर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कुल मिला के आपको कह रहा है मैट्रिक्स को बराबर मानते हुए आप वैल्यूज को निकालो। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, सॉल्व कर दो इक्वेशन। पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा, यानी 3x प्लस 7 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 3x प्लस 7 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 7/3 हो जाएगा आपके पास। अच्छा, दूसरी वाली वैल्यूज दूसरे वाले के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है y+1 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो y बराबर 8 माइनस 1, तो y बराबर आ जाएगा 7। अच्छा, वैल्यूज तो आपकी आ चुकी हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन को एक बार देख लीजिए आप। 7/3, यक्स की वैल्यू एक आ रही है माइनस का 7/3, और एक वैल्यू आ रही है, ओ कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। एक वैल्यू और दिया है आपको, थर्ड वाले को देखो, लास्ट वाला लास्ट के बराबर होना चाहिए। तो 2 माइनस 3x बराबर 4। तो 3x को उधर भेजिए, 4 को इधर लाइए, तो 2 माइनस 4 बराबर 3x, यहाँ से आ जाएगा -1 बराबर 3x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/3 बराबर x। ये तो देखिए x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 और y की वैल्यू आ गई 7। तो ये ऑप्शन आपका दिख रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का 1/3 है और y की वैल्यू हमारी क्या है, 7 है। लेकिन अभी आपने सॉल्व किया था तो एक और x की वैल्यू आई है, दैट इज x की वैल्यू आई है माइनस का 7/3 भी आया है। तब अब क्या करेंगे भाई, इसमें से कौन सा सही पर टिक लगाएंगे। तो अगर देखिए एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज वो दे रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं है नहीं, क्वाड्रेटिक वो बन नहीं रहा है, लीनियर ये, यानी x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो जब भी ऐसे दो वैल्यूज आए, इसका मतलब ये ऑप्शन आप टिक नहीं करेंगे, यानी ये सवाल ही एक तरह से गलत है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड में आप लगाएंगे ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है,
तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब दो दो वैल्यूज हैं इसलिए हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक ही वैल्यू आती तो टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब चूंकि एक और वैल्यू अलग से मिल गई इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड में चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सवाल, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 विथ ईच एंट्री 0 and 1। अच्छा, कह रहा है कि अगर आप 3 by 3 की मैट्रिक्स बना रहे हो, कितने बाई कितने की, 3 by 3 की, यानी इसमें एलिमेंट्स होंगे और इन एलिमेंट्स में हमेशा क्या क्या हो सकता है, केवल जीरो भर सकते हो। तुम्हारा मन किया तुम जीरो भरो, तुम्हारा मन किया वन भरो, फिर किसी में जीरो, फिर किसी में वन, वन जीरो, वन वन वन, केवल यही दो नंबर्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं ये आपको बताना है। किसी में एक में जीरो कर दिया, किसी ने औरों में जीरो नहीं रखा, 1 0 0 1 1 0 1 0 0, इस तरीके के मैट्रिक्स में आप कितनी मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास 3 by 3 की मैट्रिक्स है इसका मतलब है टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, यानी 9 बॉक्सेस इसमें हैं। अब हर बॉक्स में कितने एंट्रीज हो सकती हैं, टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स आएंगे। ये थोड़ा सा आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल थोड़ा सा बन गया। तो हर बॉक्स में मैं दो दो वैल्यूज को फिल कर सकता हूँ, 2 2 2 2 2 2। तो पहले में भी दो हो सकती हैं, दूसरे में भी दो हो सकती हैं, तीसरे में भी दो हो सकती हैं, सब और से जुड़े हैं। पहले में दो वैल्यूज और दूसरे में दो वैल्यूज और तीसरे में भी दो वैल्यूज और चौथे में भी दो वैल्यूज, दो में से कोई एक ही फिल हो सकता है। तो 2 की पावर 9 टाइम्स आप इसमें फिलअप कर सकते हो। तो जो भी आपका आंसर आएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 10 होता है 1024, और उसका आप आधा कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 512। तो ये वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए। चलिए एक्सरसाइज हमारी 3.1 समाप्त हो गई है। अब हम लोग अगले लेक्चर में 3.2 को लेकर के आएंगे। उससे पहले जो कुछ बेसिक चीजें हमें जरूरत रहेंगी उनकी हम बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। जो भी आपके डाउट्स हों, प्रॉब्लम हो, उनको आप कमेंट में डालिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए, थैंक यू।